बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के तहत एक हवेली नुमा घर में सब इकट्ठे रहते थे। हम निचले पोर्शन में रहते थे, जबकि चचा ऊपर वाले पोर्शन में रिहाइश पजीर थे। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, जबकि चचा की भी कुल कायनात बस एक ही बेटा था। वो जहनी तौर पर गबी सा था, लेकिन लोगों में वो जहनी तौर पर पागल समझा जाता था। वो समझता सब कुछ था। बाज़ाहिर देखने में वो नॉर्मल लड़के जैसा ही दिखाई देता था, लेकिन उसकी बोलचाल, फहमो शऊर, हरकत और सकनात किसी कमसिन बच्चे की तरह से थे। घर हो या स्कूल, उसके पास हमेशा एक सुनहरे बालों वाली गुड़िया रहती। स्कूल में कई बार टीचर्स ने वो गुड़िया लेने की कोशिश की, तो उसने स्कूल में वो बवाल मचाया कि फिर किसी की भी इतनी हिम्मत न हुई कि उससे वो गुड़िया ली जाए। उसे मेरे साथ ही स्कूल में दाखिल करवाया गया था, लेकिन वो ढंग से ना तो हुरूफे तहज्जी और ना ही अल्फाबेट लिख पाता था। मैं और वो एक साथ ही एक ही क्लास में दाखिल हुए। मैं प्रेप के बाद 1 क्लास में चली गई, लेकिन वो अब तक नर्सरी से ही न निकल पाया। चचा ने स्कूल वालों को फीस की मद के साथ साथ कुछ ऊपर रिश्वत के पैसे देकर उसे स्कूल में बिठाया हुआ था। सीजन शुरू होते ही स्कूल वाले जब भी उसे निकालने का सोचते तो चचा पैसे देकर उनका मुंह बंद कर देते। और यूं एहतशाम 3 साल से नर्सरी में ही बैठा हुआ था। एक दिन अम्मी ने चची को एहतशाम के हवाले से मशवरा देने की कोशिश की कि उसे किसी स्पेशल बच्चों वाले स्कूल में भेजें, ये वहाँ जल्दी सीखेगा। लेकिन चची ने इस बात को समझने के बजाय अम्मी से लड़ना शुरू कर दिया और बात का बतंगड़ बना दिया। ये बात इतनी बढ़ी कि बीच में मर्दों को आना पड़ा। अब्बू और चचा ने मामले को रफा दफा तो करवा दिया, लेकिन चची के दिल से अम्मी की बात की मैल न गई। अम्मी से तो वो उखड़ी उखड़ी रहती थी, लेकिन मेरे साथ भी उनका रवैया इंतहाई तब्दील हो गया। वो मेरे लिए चची कम और अजनबी ज्यादा हो गई। अम्मी जब भी कुछ अच्छा पकाती तो सालन जरूर चची के घर भिजवाती, तो वो बड़े मूड में मुझसे सालन लेती और खाली प्लेट वापस कर देती। हमारे इस घर के साथ वाला प्लॉट बिल्कुल खाली था, लेकिन चूंकि 4 दीवारी थी, इसीलिए उसमें कोई भी बंदा अपने घर का कूड़ा नहीं फेंक सकता था। एक दिन छत से मैंने उस प्लाट में झांक कर देखा तो जा बजा मुझे सालन फेंके हुए नजर आए थे। मैंने इंतहाई हैरत से उन्हें देखा। अभी जो मैं चची के लिए बिरयानी की प्लेट भरकर लेकर गई थी, वही चावल अब मुझे उस प्लॉट में दिखाई दे रहे थे। मैं फौरन भागते हुए नीचे गई और अम्मी को बताया, तो अम्मी ने उसे मेरा वहम करार दिया। लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो भी मेरे साथ छत पर आ गई, और जब उनकी वहां पर पड़े हुए खानों पर निगाह गई तो वो अफसोस से हाथ मलने लगी। ये हमारे ही घर के सालन थे, क्योंकि एक दिन पहले अम्मी ने चची के घर टिंडे भिजवाए थे, और वो भी चचा की फरमाइश पर। चाचा को टिंडे बहुत पसंद थे, तो उन्होंने स्पेशल एहतशाम के जरिए सालन मंगवाया। टिंडों का वो सालन भी प्लॉट में मौजूद इस बात की निशानदही कर रहा था कि वो ना तो सालन हमारे घर का खुद खाती थी और ना ही चचा और एहतशाम को खाने देती थी। अब ये क्या इसने नया तरीका पकड़ा है हम पर शक करने का? हम क्या इसे सालन में कुछ मिला कर देंगे? जिन्होंने कुछ देना होता है तो उनके पास तरीके तो बेहतरे होते हैं। अम्मी बड़बड़ाई, कैसी बदनसीब है, अल्लाह का रिस्क यूं तबाह करती रही और हमें पता भी न चला। नहीं खाना तो बता दो, यूं लेकर फेंक देना कहाँ की इंसानियत है। अम्मी ने कानों को हाथ लगाया। छोड़े अम्मी, क्यों दिल जला रही है? मैंने अपनी तरफ से अम्मी को तसल्ली देने की कोशिश की, जो ये सब देखकर बहुत दुख महसूस कर रही थी। अरे दिल तो जलेगा ना, कल उसको अपने हाथों से ब्याह कर इस घर में लाई हूँ। सोचा था अपनी होगी तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में कोई मुश्किल पेश ना आएगी। भला मोहसिन के लिए रिश्तों की कोई कमी थी क्या? एक से बढ़कर एक रिश्ता उसे बाहर मिल रहा था। अमीर घरानों के लोग तक अपनी बेटियों का रिश्ता मोहसिन से करना चाहते थे, लेकिन मैंने ही माँ जी को कहा कि खानदान से ही लड़की देखेंगे, तो आज ही अच्छा सिला दे रही है मुझे। आफरीन है इस पर। जब से आई है एक दिन भी सुख का न खुद गुजारा न मुझे गुजारने दिया, और आज ये हम पर शक करती है कि हम इसे कुछ घोल कर पिला रहे हैं। अल्लाह की बंदी, एहतशाम अल्लाह की रजा से दुनिया में आया, कोई हमारी वजह से थोड़ी है। ये तो अपनी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी का जिम्मेदार हमें समझने लगी है। इंतहाई एहसान फरामोश है। मैं अम्मी के दुख को समझ सकती थी कि बहिस्सत जिठानी वो अपने और देवरानी के रिश्ते में किस कदर कुर्बानियां देती आई हैं। वो चची की हर कड़वी कसेली बात को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती रही और उफ तक न की। जब चची ने इस घर में अलग होने का फैसला किया तो उस वक्त दादा दादी जिंदा थे। अपनी ही औलाद के अपने अपने घर में बंटवारे ने उन्हें खून के आंसू रुला दिया। चचा ने जब अपने वालिदैन को परेशान देखा तो अलग होने से इनकार कर दिया, तो चची भी रूठ कर मैके चली गई। उन दोनों के दरमियान लड़ाई की नौबत इस हद तक पहुंच गई कि चचा तलाक देने तक आ गए। तो उस वक्त अम्मी मैदान अमल में आई थी, जिन्होंने अपनी देवरानी का घर बचाने के लिए दादा दादी और चचा को समझाने के लिए इंतहाई तकदो की। दादा दादी की बदगुमानी दूर करने के लिए अम्मी ने कहा कि वो कौन सा इस घर से निकलकर कहीं और घर लेना चाह रही है, इसी घर के ऊपर वाले पोर्शन को अपने लिए सेट करवाना चाहती है, तो क्या बुराई है इसमें? उसे अपने दिल की खुशी पूरी करने का पूरा पूरा हक है। और साथ ही साथ चचा को भी समझाया था कि तुम्हारी बीवी अगर ऐसा सोचती है तो इसमें क्या बुराई है। गोया उन्होंने घर के हर फर्द को बिठाकर अपना इंतहाई कीमती वक्त उन्हें समझाने और राजी करने में लगा दिया। हालांकि ऊपर वाला पोर्शन किराए पर लगा हुआ था और उसका ठीक ठाक किराया भी आ रहा था, और ये किराया दादा दादी और अब्बू लिया करते थे, और वो इसे बहू की जिद पर कुर्बान नहीं करना चाहते थे। लेकिन अम्मी ने उन्हें मनाकर ही दम लिया। अम्मी जो कि स्कूल टीचर थी, उन्होंने अपनी आधी तनख्वाह दादा अब्बू के हाथ पर रखना शुरू कर दी, ताकि उन्हें अपने किसी भी बेटे से पैसे न मांगने पड़े और ना ही उन्हें किराया हाथ से जाने का अफसोस हो। अम्मी की ये सारी कुर्बानियां चचा और दादा दादी समझ रहे थे,
लेकिन जिनके लिए अम्मी ये सारी कुर्बानियां दे रही थी वो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि वो हर वक्त अम्मी से बदगुमान रहती। उन्हें अम्मी से हर वक्त इस बात पर भी चिढ़ आती थी कि पूरा घर तो उन्हें अच्छा कहता ही है, साथ ही साथ उनका खावन भी उनकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलापे मिलाने से बाज नहीं आता। उन्होंने अम्मी की कुर्बानी और अच्छे सलूक पर उन्हें जादूगरनी का खिताब भी दिया, जिस पर चचा ने आओ देखा न ताओ चची के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। इस बात पर अम्मी ने चचा को खूब सुनाई और फौरन चची से माफी मांगने को कहा। चचा अम्मी का बहुत एहतराम करते थे। वो उन्हें सिर्फ भाभी नहीं कहते थे बल्कि उन्हें माँ का दर्जा भी देते थे। भाभी ने भी हमेशा उन्हें अपनी औलाद का ही दर्जा दिया। अम्मी जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो चचा बहुत छोटे थे और दादी अक्सर बीमार रहा करती थी, तो अम्मी ने जहाँ घर को संभाला वहाँ चचा की जिम्मेदारियां भी अपने सर पर उठा ली। दादा अब्बू की छोटी सी किराने की दुकान थी। जब से उस मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बन गए, आहिस्ता आहिस्ता उनका काम कम होता चला गया और एक वक्त ऐसा आया कि उनकी बेकरी ना होने के बराबर रह गई, क्योंकि दुकान किराए पर थी और माहाना उसका किराया देना पड़ता था, जो अब उन पर एक बोझ बन गया था। लिहाजा उन्होंने दुकान छोड़ दी और इस टेंशन में वो बीमार भी रहने लगे। फिर उन्होंने कुछ उधार और कुछ कर्जा लेकर अपने ऊपर वाले पोर्शन में 2-3 कमरे बनाकर उसे किराए पर चढ़ा दिया और यूं घर की दाल रोटी चलने लगी। जिस वक्त उन्होंने बड़े बेटी की शादी का सोचा तो उस वक्त अम्मी की गवर्नमेंट स्कूल में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। एक कमाऊ बहू के आ जाने की वजह से घर के हालात में मजीद सुधार पैदा हुआ। दादा अब्बू को यूं लगा जैसे वो कोई बहू ब्याह कर नहीं लाए, बल्कि बहू एक बेटे की तरह उनका बाजू बनकर खड़ी हो गई है। अम्मी ने भी दादा अब्बू का ये गुमान कभी भी खत्म होने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बेटा बनकर ही दिखाया। अम्मी के पैदर पे कुर्बानियों ने घर के हर फर्द को उनका मुरीद कर दिया था। चचा की शादी भी अम्मी ने खुद ही करवाई। चचा की एक प्राइवेट कंपनी में आर्जी नौकरी थी और तनख्वाह भी इंतहाई कलील थी। शादी का सारा इंतजाम और खर्चा अम्मी ने ही किया और चचा को उनकी किसी भी महरूमी का और कमी का एहसास न होने दिया। चचा इस वजह से अम्मी की बहुत कदर करते थे और उन्हें हमेशा हर मामले में और हर फैसले में आगे रखते थे। अम्मी की हर बात को हुर्फ आखिर समझते, लेकिन चची को ये सारी बातें हजम होने में जरा दिक्कत थी। इसीलिए उन्होंने आते ही अम्मी के साथ अजीब व गरीब रवैये रखना शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्हें जिस चीज पर एतराज हुआ वो घर का काम था। अम्मी जब स्कूल से थकी हारी घर आती तो आगे हांडी रोटी कुछ भी न बनी होती और चची मजे से अपने कमरे में सो रही होती। दादा अब्बू वक्त पर खाने के आदी थे, क्योंकि उन्होंने टाइमली मेडिसिन लेने होती थी। अम्मी सुबह सवेरे अपने स्कूल चली जाती, लेकिन चची उमूमन दिन को 12 बजे उठती। उस वक्त नाश्ता बनता तो कई बार दादा अब्बू की दवाई का टाइम आगे पीछे हो जाता। नाश्ता बनाने के बाद वो फिर अपने कमरे में दरवाजा बंद करके लेट जाती। सारा घर बिखरा रहता, किचन में बर्तन वैसे ही पड़े रहते। दादी ने कई बार चची को उनके रवैये पर सजनिश की तो वो इंतहाई बदलिहाजी से दादी के साथ पेश आई। इस मौके पर दादा अब्बू ने चची को खूब डांटा तो चची भी हत्थे से उखड़ गई और दादा अब्बू के साथ भी बदतमीजी कर डाली। दादा अब्बू को तो उसके बाद बिल्कुल ही चुप सी लग गई। दादी ने बहुत खामोशी और सब्र के साथ घर के काम करने शुरू कर दिए और अपनी बहू की किसी किस्म की शिकायत बेटे से न की। घर के कामकाज का दबाव, छोटी बहू के रवैये और अपनी बीमारी में बेआरामी की वजह से वो शदीद बीमार हो गई। तो अम्मी ने कुछ दिन के लिए छुट्टियां ले ली, लेकिन अपनी छुट्टियों के एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें चची की रूटीन का भी पता चल गया, जिसका उन्हें शदीद अफसोस भी हुआ। वो तो जब से ब्याह कर आई थी उस वक्त से उन्होंने कभी अपनी सास को हिलकर पानी भी न पीने दिया था। वो सुबह स्कूल जाने से पहले नाश्ता बनाकर जाती और जब स्कूल से वापस आती तो फौरन गरम गरम चपाती और सालन ट्रे में रखकर अपनी सास और ससुर के सामने पेश करती। कभी भी घर के काम की वजह से किसी ने भी उनके माथे पर कभी तेवरी चढ़ी हुई नहीं देखी। चची के इस रवैये पर अम्मी ने उनसे बात करने का फैसला किया तो चची ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि चलो मैं सास ससुर का खाना तो बना दूंगी, लेकिन मैं इसके अलावा किसी और का खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गोया वो साफ साफ अम्मी को ये जताना चाह रही थी कि तुम्हारे और तुम्हारे खावंद का खाना नहीं पका सकती। तो अम्मी हैरत से गंग हो गई कि जिसके खावंद को उन्होंने अपनी तनख्वाह से पाला और उसकी कई जरूरियात वो अब तक पूरी कर रही थी, आज उसकी बीवी उन्हें ये बता रही है कि वो उनके लिए खाना नहीं बनाएगी। हालांकि आटे, दाल, चीनी, घी से लेकर प्याज, टमाटर तक सब अम्मी के पैसों से ही आता था। चचा की इतनी आमदनी नहीं थी कि वो सौदा सलफ में अपना हिस्सा डाल सके, और ये बात चची बहुत अच्छे से जानती भी थी। लेकिन इसके बावजूद बेहिसी की इंतहा ये थी कि चची ने किसी किस्म का लिहाज न किया और मुश्तरका किचन में अपना खाना अलग पकाने लगी। जब हांडी तैयार हो जाती तो वो पूरी हांडी उठाकर अपने कमरे में ले जाती कि कहीं अम्मी वापस आकर उसमें से सालन न ले लें। शुरू में तो अम्मी को उनके तरीकेकार की समझ ही नहीं आई। वो समझी कि शायद आज सालन बना ही नहीं है। वो तो अपने लिए प्याज, टमाटर, आलू का सालन बनाकर गुजारा कर लेती और फिर प्रेगनेंसी की वजह से वो हद्दुल इम्कान कोशिश करती थी कि उनका चची के साथ आमना सामना ही ना हो तो ही बेहतर है। लेकिन एक दिन जब वो अपने लिए स्कूल से वापस आकर आलू के चिप्स बना रही थी तो उन्होंने किचन की खिड़की से अपने ससुर को गेट से अंदर आते हुए देखा। उनके हाथों में रोटी वाला शॉपर था। उनको बड़ी हैरानगी हुई कि उन्हें तो हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो तंदूर की रोटी जिसमें इतना ज्यादा नमक और सोडा होता है वो क्यों खरीद कर लाए हैं। दादा अब्बू अपने कमरे में गए। उन्होंने दादी के सामने रोटी रखी और दाल चने का सालन के शॉपर की गांठ खोलने लगे। अम्मी ने फौरन आलू के चिप्स कच्चे पक्के पकाकर चूल्हा बंद किया और तेजी से चलती हुई सास और ससुर के कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो दोनों बाजार से लाए हुए खाने खा रहे हैं। ये सब क्या है?
अम्मी परेशानी से अपने सास ससुर की तरफ देखकर पूछने लगी तो दादी की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी जानती थी कि दादी को कभी भी तंदूर की रोटी पसंद नहीं है, लेकिन अभी वो तंदूर की रोटी उनके सामने पड़ी थी और वो उसके निवाले तोड़कर बड़ी मुश्किल से खा रही थी। अम्मी ने फौरन उनके सामने से बाजारी सालन और रोटी को उठाया और कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसे में इतना नमक वाला खाना आपका ब्लड प्रेशर कहाँ पहुंचा सकता है? आपको कुछ अंदाजा भी है इसका? तुम आज जल्दी कैसे आ गए स्कूल से? सब खैरियत तो है? दादा अब्बू ने बात पलटने की कोशिश की तो अम्मी को गुस्सा आ गया। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ आप मुझे उसका जवाब दें। आप लोग कब से ये बाजारी सालन और रोटी खा रहे हैं? कितने दिन हो गए? अरे भाई आज ही लाए हैं, तुम्हारी अम्मी का दिल कर रहा था तो मैं ले आया। अम्मी का दिल कर रहा था? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अम्मी को तो कभी भी बाजार की रोटी पसंद नहीं आई। तो क्या करें बहू, भूखे मर जाएं क्या? दादी अम्मी के पैदर पे सवालों से आजिज आकर बोली। क्या मतलब भूखे मर जाएं? दिन के 3 बज रहे हैं और अब्बा ने 1 बजे दवाई लेनी होती है। सफिया कहाँ है? उसने आपको अब तक खाना क्यों नहीं दिया? दादा अब्बू तो सर झुकाकर बैठ गए, लेकिन दादी बेआवाज रोने लगी तो अम्मी सारा माजरा बिन कहे ही समझ गई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो ये सोचा था कि सफिया घर में रहती है तो वो आप लोगों को टाइम पर खाना बनाकर देगी, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि वो अपनी जिम्मेदारियों से इतनी गफलत बरतेगी। मैं उससे बात करती हूँ। अम्मी उठकर बाहर जाने लगी तो दादी ने उन्हें मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, ऐसे ही बात पड़ जाएगी। अब हम दोनों की बूढ़ी हड्डियों में इतना दमखम नहीं रहा कि हम उसकी बदतमीजियां तुम्हारे साथ भी बर्दाश्त करें। जैसे चल रहा है चलने दो बेटा, दादा अब्बू शिकस्तगी से बोले तो अम्मी रो पड़ी। और फिर उस दिन के बाद उन्होंने दादा दादी के खाने पीने का बेहद ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो स्कूल जाने से पहले ही उनका खाना बनाकर जाती और रोटियां पकाकर टिफिन में रख देती। जब तक वो दोनों जिंदा रहे अम्मी ने उन दोनों का काम अपने हाथों से किया। चची उनकी हयात में ही दूसरे पोर्शन में शिफ्ट हो चुकी थी और सास ससुर की खाने पीने से लेकर हॉस्पिटल जाने आने और दवाइयां वक्त पर देने की तमाम जिम्मेदारियां अम्मी के कंधों पर आ गई, जो उन्होंने बखूबी निभाई। चचा अच्छे इंसान थे, उन्हें इन मामलात की भिनक पड़ती रहती थी, लेकिन अगर वो इन मामलात में पड़कर बोलते तो उनका अपना घर खराब होता, इसीलिए वो सर मुंह लपेट कर खामोश पड़े रहते। इस दौरान चची के 4 अबॉर्शन भी हो चुके थे। जाने किसने उनके कानों में बदगुमानी की फूंक मार दी थी कि तुम्हारी जेठानी ने औलाद की तुम पर बंदिश करवाई हुई है। चची भी इस बात पर ईमान ले आई। यही वजह थी कि वो हमारे घर से आने वाले सालन को फेंक देती और ऐसा करते वक्त उन्हें अम्मी का कोई भी एहसान याद ना आता। वक्त गुजरता रहा। इस दौरान अल्लाह ने उन्हें बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद एहतशाम से नवाजा। बेटी की माँ बनने के बाद तो उनकी चाल ढाल ही बदल गई और मिजाज में अम्मी के लिए तमस्खुराना अंदाज शामिल हो गया। वो आते जाते अम्मी को बेटी का ताना दिए बगैर न रहती। उनकी हर तान मुझ पर ही आकर टूटती और उनकी भपकियों में मजीद इजाफा बढ़ता ही जा रहा था। जब से उन्हें ये पता चला था कि अम्मी मेरे बाद मजीद माँ नहीं बन सकती, तो ऐसा लगता था जैसे इस खबर ने उनके कलेजे में ठंड डाल दी हो। अम्मी इस खबर से बहुत बिखर सी गई थी और उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मेरी इतनी एक्टिव माँ को चारपाई से लगा देखकर चची की तो दिली मुराद पूरी हो गई और इस हालत में भी वो अम्मी पर तंज के तीर बरसाते हुए न डरती। कभी कहती, आपको तो सिर्फ एक बेटी हुई है, कल जब इसके हाथ पीले कर देंगी तो आपका क्या होगा? आपको कौन संभालेगा? कभी कहती, औरत तो मुकम्मल ही बेटे से होती है। और कई बार अब्बू को भी मशवरा दे चुकी कि भाई साहब आप बेटे के लिए दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, और वो ये बात अक्सर अम्मी के सामने ही करती। अम्मी अक्सर इन बातों से परेशान होकर अब्बू की तरफ देखने लगती तो चची के चेहरे पर एक अजीब फातिहाना मुस्कुराहट होती। ऐसे में अम्मी इंतहाई सब्र का मुजाहरा करती। शायद ये मेरी माँ का सब्र ही था जो चची के गुरूर को नीचे ले आया। जब एहतशाम 1 साल का हुआ तो चची को पता चला कि ये तो आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ बच्चा है। ना तो इसकी ग्रोथ आम बच्चों जैसी है और ना ही उसने चलना फिरना या बोलना शुरू किया है। जब उन्होंने इसे डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टरों ने बताया कि ये तो स्पेशल चाइल्ड है और उनके मजीद बच्चे भी इसी तरह होने का इम्कान है। वो दिन चची के लिए कयामत का दिन था। एक बार अब्बू ने अम्मी से कहा कि अब तुम उन तानों का जवाब बहुत अच्छे से दे सकती हो जो वो तुम्हें एक अरसे से देती आ रही है। तो अम्मी ने एक तारीखी जुमला कहा, मुझे जरूरत नहीं है उसके ताने का जवाब देने की, और वैसे भी अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। ये बात करके वो खामोश हो गई तो अब्बू भी चुप हो गए। अम्मी ने मुझे जिस स्कूल में दाखिल करवाया चची ने भी एहतशाम को उसी स्कूल में दाखिल करवाया। जाने क्यों चची हर मामले में मेरे साथ मुकाबलेबाजी शुरू कर देती। चचा माली लिहाज से काफी मुस्तहकम हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को अच्छी खासी रकम खिलाई तो उन्होंने एहतशाम को अपने स्कूल में दाखिल कर लिया। लेकिन उसे अगली क्लास में भेजना एक दर्द सर बन गया, क्योंकि ना तो वो क्लासरूम में ढंग से बैठ पाता था, ना टीचर की बात सुनता था और ना ही कोई सबक लिख पाता था। लेकिन बस पैसे की ताकत थी, इसीलिए ना क्लास टीचर एतराज कर सकती थी और ना ही प्रिंसिपल। लेकिन स्कूल के बच्चे एहतशाम का मजाक उड़ाने लग गए तो इसका इल्जाम भी चची ने मुझ पर धर दिया कि मैं बच्चों को कहती हूँ कि वह एहतशाम का मजाक उड़ाएं। ये इंतहाई संगीन इल्जाम था जो अम्मी से बर्दाश्त न हुआ। अपनी खराबी तबीयत के बाइस वो चची से भी किसी सूरत लड़ाई मोल लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे उस स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में डाल दिया। मैं बहुत रोई पीटी कि उस स्कूल में मेरी फ्रेंड्स हैं, लेकिन अम्मी ने मेरी एक भी न चलने दी। अब्बू ने भी एतराज किया, लेकिन अम्मी ने उन्हें भी चुप करवा दिया। अम्मी हर उस वजह को खत्म करने की कोशिश करती जिससे लड़ाई और घर का सुकून तबाह हो सकता था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी
कि मुकद्दर से लड़ा नहीं जा सकता। वो जिस चची से मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, बिलाखिर मुझे उन्हीं के पल्ले पड़ना था। और ये बात न अम्मी के वहम गुमान में थी और न मेरे, वरना वो इसका भी सदेबाब करके चली जाती। जिस दिन अम्मी और अब्बू के एक्सीडेंट की खबर मुझ तक पहुंची, मैं स्कूल में थी। मैं स्कूल से हॉस्पिटल और फिर घर कैसे लाई गई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कई दिनों तक अपने होश हवास से बेगाना रही। अम्मी अब्बू की डेथ ने मुझे हिला कर रख दिया था। ऐसे में चचा किसी मेहरबान हस्ती की तरह मेरे सामने आए। उन्होंने मेरी तमाम तर जिम्मेदारियां उठा ली। शायद वो इस तरह से अम्मी के एहसानों का अजाला करने की कोशिश करने लगे थे। चची शुरू में मेरे साथ कुछ अच्छी रही, लेकिन जो ही निचला पोर्शन किराए पर लग गया और मैं मुस्तकिल तौर पर ऊपर वाले पोर्शन में चची के पास आ गई, तो उनका रवैया भी अक्सर मुख्तलिफ हो गया। 2-3 माह बाद चचा का दुबई का वीजा लग गया तो वो वहां चले गए, और वहां जाने के कुछ माह बाद ही उन्होंने हमें भी दुबई में बुला लिया। चचा ने इस हवेली नुमा घर को किराए पर दे दिया, लेकिन इसका सारा किराया चची रख लेती। चचा यहाँ अच्छी कंपनी में मुलाजिम हो गए तो घर के हालात काफी बदल गए। उन्होंने यहाँ घर पर कामों के लिए 2-3 नौकर भी रख लिए, लेकिन इस सब के बावजूद मेरे हालात पर कोई खास फर्क न पड़ा। चचा अब काफी बदल से गए। वो मेरा ख्याल अब वैसे न रखते। नौकर होने के बावजूद चची मुझसे सारे घर के काम करवाती रहती थी। मैंने भी बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर ली थी, लेकिन चची की वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलवाया गया। उस दिन मैं टूट कर रोई और मुझे अपनी अम्मी बेतहाशा याद आई कि वो हमेशा कहती थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एजुकेशन की बहुत बड़ी अफसर बनेगी। आज अगर वो जिंदा होती तो देखती कि उनकी बेटी चची के घर झाड़ू पोछे और बर्तन मांज रही है। इसके बावजूद उसे पेट भर खाने को नहीं मिलता। 2 जोड़े कपड़े सर्दियों और गर्मियों के सीजन में मिलते, जो चची के उतरन की सूरत में होते थे। सारा दिन कोलू के बैल की तरह चची के घर के कामों में लगी रहती, तो दूसरी तरफ मुझे एहतशाम की बदतमीजियों का भी सामना करना पड़ रहा था। एहतशाम अब जवान हो चुका था और जवानी के अपने तकाजे होते हैं, लेकिन उसका छोटा सा जहन ये सब समझने से कासिर था। उसके पास एक गुड़िया थी जिसके कपड़े वो अक्सर उतार देता और उसे इंतहाई गलत अंदाज में अपने हाथ से छूने की कोशिश करता। कई बार उसे चची और मेरी तरफ से डांट पड़ चुकी थी। माँ से तो वो डरता था, लेकिन मेरा जानी दुश्मन बन गया। वो मुझे देखते ही लड़ाई शुरू कर देता, फिर गालियां देने लगता। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती कि हद्दुल इम्कान उसके सारे मामलात से दूर रहूं। इसी में मुझे अपनी आफियत नजर आती, क्योंकि चची से मुझे कोई खैर की उम्मीद न थी। और चचा तो सारा दिन घर से बाहर होते थे। जब वापस आते तो इतने थके हुए होते थे कि वो सीधा अपने कमरे में आराम के लिए चले जाते। वैसे भी वो मेरी परवाह नहीं करते थे। मैं काफी दिनों से एक बात नोट कर रही थी कि घर में 3 नौजवान नौकरानियां जो इंतहाई तेज तर्रार थी, वो अक्सर एहतशाम के इर्द गिर्द घूमती रहती थी और एहतशाम भी उनके साथ बहुत खुश रहता था। कुछ अजीब सी सरगर्मियों में मसरूफ रहते थे वो। एक दिन मैंने देखा, जब चची घर पर नहीं थी तो घर की सारी मुलाजमा एक एक करके उसके कमरे में जाती और कुछ देर बाद नोट गिनते बाहर निकलती। वो मुझे देखते ही पैसे छुपा लेती। जब मैंने उसके कमरे की तलाशी ली तो मुझे 1 रुपया भी न मिला। फिर अक्सर ऐसा होने लगा। अब मुझे तजस्सुस हुआ। एक दिन चची की गैर मौजूदगी में मैं खुद मासी के कपड़े पहनकर चेहरा छुपाकर कमरे में चली गई, तो ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए कि एहतशाम उनमें से एक नौकरानी के साथ काबिल एतराज हालत में मौजूद था। ये सब देखकर तो मेरी चीख निकल गई। मुझे चीखता देखकर वो दोनों खुद को कपड़े से कवर करने लगे, लेकिन मैं इससे पहले ही कमरे से बाहर निकल आई। मेरा जिस्म कपकपा रहा था और जहन ये सब मानने से इनकार कर रहा था कि वो इस हद तक कैसे जा सकता है। मुझे खौफ ने आन घेरा। अगर वो ये सब कुछ जहनी माजूरी के बावजूद एक नौकरानी के साथ कर सकता है, तो किसी भी वक्त मेरे साथ भी कर सकता है। और ये ख्याल इतना खतरनाक था जिसने मेरे पूरे जिस्म पर लर्जा तारी कर दिया। चची जब आई तो मैंने ये सारा मामला उनके सामने रख दिया। एहतशाम और नौकरानियां बुरी तरह मेरी मुखालिफ हो गए और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए तरह तरह के बहाने गढ़ने लगे। मैं खुद का जितना दिफा करने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगता था कि मैं उतने ही दलदल में धंसती जा रही हूँ। इस मामले का फैसला चची के हाथ में था, लेकिन जब उन्होंने फैसला किया तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। उन्होंने एहतशाम की शादी का फैसला किया था और दुल्हन के लिए उनकी नजरों ने मेरा इंतखाब किया। मैंने पहली बार जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उन्हें कहा कि वो उसकी शादी उन लड़कियों से क्यों नहीं करती जिसकी जिंदगियां इसने खराब की हैं। मेरी बात के जवाब में चची ने एक जोरदार तमाचा मुझे रसीद किया और मुझे ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। चची ने चचा को निकाह खां का फौरन बंदोबस्त करने को कहा और मैं हैरान थी कि चचा ने सख्त रद्द अमल देने के बजाय फौरन अपने दोस्त को फोन पर मौलवी को बुलाने को कहा। इससे पहले कि मौलवी आ जाता और मेरा निकाह जबरदस्ती वो अपने जहनी माजूर मगर हवस परस्त बेटे के साथ कर देते, मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और फिर जल्दी से गेट खोलकर मैं बाहर सड़क पर अंधाधुंध भागने लगी। मैं उसी वक्त सामने से आती एक पुलिस कार से टकरा गई। वो लोग फौरन बाहर निकले और मुझे कार में बिठाया। मुझे मामूली चोटें आई थी, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मुझे हर सूरत में पनाह चाहिए थी। ट्रीटमेंट के बाद पुलिस ने मेरा बयान कलम बंद किया और फिर मुझे दारुल अमान भेज दिया गया। चचा और चची को मुझे हरासा करने के जुर्म में पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरा बयान कलम बंद किया था, वो कुछ दिन बाद मेरे पास दारुल अमान आया और मुझसे पूछा कि क्या मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ या यहीं रहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर उसने थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वो मुझसे निकाह कर सकता है। वो मुझसे कुछ साल बड़ा था और उसकी पुलिस में नौकरी भी अभी चंद साल पहले ही लगी थी
उसका ताल्लुक पाकिस्तान से ही था। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे जो शरीके सफ़र मिला है वो मेरा हमवतन है। तो मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी और अब मैं एक खुशगवार ज़वाजी ज़िंदगी यहाँ दुबई में बसर कर रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।